एक गांव में राजू और निशा नाम के पति पत्नी अपने बेटे छोटू के साथ रहते थे। एक दिन निशा का मन फिल्म देखने को करता है और वो राजू को इसके बारे में बताती है। अरे राजू, नई फिल्म लगी है थिएटर में, बड़ी ही अच्छी लव स्टोरी है। कल ही मेरी सहेली पूजा उसे देख कर आई है, क्यों ना हम भी देखने चले। वाह 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 डार्लिंग, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन वो भूत की लव स्टोरी है, तुम्हें मजा तो आएगा ना? क्योंकि पिछली बार तुमने भूत की फिल्म देखी थी तो 3 दिन तक मुझे अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर घर पर ही रहना पड़ गया था। चलो जी, अब ज्यादा दांत मत दिखाओ और जाकर टिकट ले आओ, नहीं तो आज का खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद राजू अपने काम पर चला जाता है और फिल्म की टिकटें बुक करा देता है और शाम को अपने घर जल्दी पहुंच जाता है। प्रीतम, टिकटें मिल गई हैं, वो भी कॉर्नर वाली, वो भी नाइट शो है। आज मजे करेंगे खूब सारा। नाइट शो? लेकिन रात की टिकट क्यों ली? क्या तुम्हें पता नहीं उस रास्ते में चुड़ैल का साया है और रात में वहां से कोई आता जाता नहीं। तुम सही हो निशा डार्लिंग, फिल्म भी आज ही देखनी है और रात में डरना भी है। अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, तुम तो फालतू में लोगों की सुनी सुनाई बातों से डरती हो। उसके बाद रात में राजू और निशा छोटू को लेकर फिल्म देखकर बाइक पर वापस लौट रहे होते हैं। तभी राजू बोलता है, देखो, अब तो थोड़ी ही दूर रह गया, अपना घर कहाँ है तुम्हारी चुड़ैल? मैं ना कहता था कि कोई चुड़ैल नहीं होती है, हाँ? तुम औरतें भी ना। तभी राजू की बाइक एकदम से झटके मारकर वहीं रुक जाती है। इस बात पर निशा को गुस्सा आ जाता है। ये आदमी ना मेरी बात नहीं मानता, देखा रुक गई ना बाइक, और उड़ा ले मजाक, बेवकूफ कहीं का। अरे क्या तुम भी निशा, गुस्सा तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने बाइक खराब कर दी है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक गाड़ी आती है और रुकती है। उस गाड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी होती है। गाड़ी रुकते ही राजू उस गाड़ी के पास जाता है और उस औरत से बोलता है, अरे मैडम जी, हमारी बाइक खराब हो गई है और इतनी रात में हमें कोई मदद भी नहीं मिलेगी, क्या आप हमें लिफ्ट देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रास्ते में फंसे लोगों की मदद करना तो हर आदमी का कर्तव्य है, क्यों नहीं। आप तीनों गाड़ी में बैठ जाओ। फिर राजू और निशा छोटू को लेकर गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। निशा भी औरत का धन्यवाद करती है और बोलती है, धन्यवाद मैडम लिफ्ट देने के लिए। मुझे लगा कि कहीं ये रात इस जंगल में ना काटनी पड़ जाए। वैसे भी इतनी रात हो चुकी है और सुना है ये रास्ता भी बहुत खतरनाक है और चुड़ैल भी है यहाँ। तभी राजू बोलता है, निशा, मैंने कहा था ना कि ये अंधविश्वासी बातें ना किया करो, कोई चुड़ैल नहीं होती। राजू की इस बात पर औरत एकदम से गाड़ी रोक देती है और बोलती है, राजू, तुम्हें अपनी बीवी की बात पर यकीन करना चाहिए और थोड़ा डरना भी चाहिए, चुड़ैलें होती हैं। क्या मैडम जी, आप भी ना चुड़ैल नहीं होती हैं, आप भी इसी की बहन है लगता है। तभी वो औरत चुड़ैल बन जाती है और राजू की तरफ घूमती है। दांत दिखाना बंद कर, बोला था ना कि चुड़ैलें होती हैं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या बोलेगा हैं? ऐसा कहकर चुड़ैल बंद गाड़ी के अंदर ही राजू की गर्दन पकड़ लेती है। चुड़ैल जी, मेरे पति को माफ कर दो, ये तो बेवकूफ है, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। निशा, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू की गर्दन तोड़ देती है। राजू वहीं मर जाता है। ये देख निशा चुड़ैल को अपने हाथों से मारने लगती है। नास मिटी चुड़ैल, तूने ये क्या किया? ये मेरे पति हैं, इनकी जान ले ली। तेरे पति को ही मुझसे मिलना था, सो मैं आ गई। अब तू भी जा उसी के पास।
ऐसा कहकर चुड़ैल निशा को भी मार डालती है। तभी उसकी नजर छोटू पर पड़ती है। ये तो बच गया। लेकिन जाने क्यों इसे मारने का मन नहीं कर रहा। क्या करूं? इसका मासूम चेहरा देखकर मारा नहीं जा रहा। ऐसा कहकर चुड़ैल गाड़ी से उतरती है और छोटू को गोदी में लेकर चली जाती है। इधर गांव वालों को अगले दिन राजू और निशा की लाशें उसी रास्ते पर पड़ी मिलती हैं। अरे ये लाश तो अपने गांव के रजुआ की है और दूसरी तो उसकी बीवी की है। लेकिन कौन मारा इनको इस तरह से? अरे कौन मारा होगा? वही चुड़ैल मारी होगी, और कौन मारेगा? लेकिन इन दोनों के एक ठो बेटा भी था, वो कहाँ गया? अरे गया होगा कहीं भाई, मार के खा गई होगी डायन। हम तो कहा थे ये रास्ता बंद कर दो, नहीं तो किसी और का भी पूरा घर खा जाएगी ये दुष्ट चुड़ैल। फिर गांव वाले उस रास्ते को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, जिसके कारण उस जंगल और रास्ते पर कोई नहीं जा पाता। उधर चुड़ैल भी छोटू का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखना शुरू कर देती है और जंगल में घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और छोटू भी बड़ा होने लगता है। एक दिन चुड़ैल छोटू से बोलती है, छोटू बेटा, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारा इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत कम बात करते हो। क्या बात है? क्या तुम्हें अपनी माँ पसंद नहीं है? इस बात पर छोटू पहले तो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुमसे क्या बोलूं, रोज तो मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, इसलिए मैं क्या बात करूं। कोई बात भी तो नहीं है करने के लिए। मैं अकेला ऊब जाता हूँ जंगल में, मुझे भी दुनिया देखनी है, लेकिन आप मुझे जाने नहीं देती, न जाने क्यों। बेटा, मैं नहीं चाहती कि कोई तुझे मुझसे छीन ले, बस इसीलिए मैं तुझे कहीं नहीं जाने देती। लेकिन तुझे जाना है तो जा, लेकिन किसी से ना कहना कि तू जंगल से आया है और वहां रहता है। इसके बाद छोटू रोज सुबह जंगल से जाता और रोज रात को वापस लौट आता। वो दिन भर इधर उधर घूमता, लोगों से मिलता और उनसे सब चीजें जानता और चुड़ैल को भी बताता। फिर जब एक रात चुड़ैल सो रही होती है, छोटू उठता है और उसकी चारपाई की तरफ बढ़ता है और एकदम से छोटू मंत्रों का जाप करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। मंत्रों का जाप सुनकर चुड़ैल जाग उठती है। ये क्या कर रहा है छोटू? ये सब क्या? लेकिन छोटू उसकी बात नहीं सुनता और मंत्र पढ़ता रहता है। तभी वो चुड़ैल के ऊपर धागा फेंकता है। चुड़ैल उस धागे से बंध जाती है। ये क्या है छोटू? ये तूने मुझे किस चीज से बांध दिया? मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ये सब तेरे कर्म है मेरी चुड़ैल माँ। चुड़ैल माँ? ये सब क्या है छोटू? जल्दी से खोल मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ? मेरी माँ को तो तूने मार डाला था मेरी आंखों के आगे। तूने क्या सोचा मैं सब भूल गया? लेकिन बेटे, मैंने तो तुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया है। एक माँ से उसके बेटे को छीनकर माँ बनने चली हो? मुझे तो बस एक मौका चाहिए था यहाँ से निकलने का और मंत्र सीखने का। वो मैं सीख गया हूँ अपने गांव के पुजारी से। सही कहा है इंसान के बच्चे, तू भी और इंसानों की तरह दोगला निकला, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी तेरे माँ बाप के पास भेज दूंगी। तभी वहाँ गांव के पुजारी पहुँच जाते हैं। दुष्ट चुड़ैल, किसी और के संसार को उजाड़कर तू अपना संसार नहीं बना सकती। बेटा ले, इस पर गंगा जल छिड़क दे। चुड़ैल माँ, ये समझ लो कि तुमने मुझे पाला है, तो मैं भी बदले में तुम्हें चुड़ैल के जीवन से मुक्ति दिला रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ऐसा बोलकर छोटू चुड़ैल पर गंगा जल छिटक देता है और चुड़ैल मुक्त हो जाती है। एक बार एक ट्रेन गोवा जाने के लिए निकली।
ट्रेन में बैठे यात्री बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें गोवा घूमने का मौका मिल रहा था। उसी ट्रेन में प्रदीप और रवि नाम के दो दोस्त भी सफर कर रहे थे। रवि थोड़ा मनचला था और ट्रेन में बैठी लड़कियों और औरतों को घूरे जा रहा था। ये देख प्रदीप रवि से बोलता है, अरे रवि, ये तू क्या लड़कियों को भूखे भेड़ियों की तरह से देखे जा रहा है? चुपचाप बैठ जा, नहीं तो हम लोग बहुत मार खाएंगे। तू भी बहुत डरता है मेरी जवानी के झटके। अबे लड़कियां नहीं देखेगा तो भाई क्या लड़के देखेगा? हाँ? तेरा सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? रवि की बात सुनकर प्रदीप भी चुपचाप बैठ जाता है। अगले किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और ट्रेन में 3 बहुत ही सुंदर लड़कियां चढ़ती हैं और रवि और प्रदीप के सामने आकर बैठ जाती हैं। लड़कियों को देखकर रवि के अंदर का मनचलापन जाग जाता है और वो उन्हें देखने लगता है। ये देख उनमें से एक लड़की रवि से बोलती है, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? आपने आज से पहले कभी सुंदर लड़कियां नहीं देखी क्या? पहली लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की, जिसका नाम पूनम होता है, वो बोलती है, गए। अरे कामिनी बहन, आप पर लाइन मार रहे हैं दोनों लगता है। उन दोनों की बात सुनकर प्रदीप शर्मा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आपको कोई नहीं घूर रहा, आपको गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं, मैं तो आप तीनों हैं ही इतनी अच्छी और सुंदर, भला कोई देखे बिना कैसे रह सकता है आपको? रवि की बात सुनकर तीनों हंसने लगती हैं। तभी वहाँ एक टिकट चेकर आता है और सबको टिकट दिखाने के लिए कहता है। रवि और प्रदीप अपनी टिकट दिखा देते हैं, लेकिन उन लड़कियों के पास टिकट नहीं होती और वो उससे बहस करने लगती है। ये देख टीटी बोलता है, तुम तीनों अगले स्टेशन पर उतर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर उतार दूंगा। टीटी की बात सुनकर एक लड़की को गुस्सा आता है और वो चुड़ैल बन जाती है और टीटी को पकड़कर बोलती है, तू हमें धक्का मारेगा? चल, हम तीनों तुझे थोड़ी बाहर की ठंडी हवा लगवाती हैं। ऐसा कहकर चुड़ैलें टीटी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देती हैं। ये सब देखकर रवि और प्रदीप दोनों बहुत डर जाते हैं। प्रदीप रवि से कहता है, और ताड़ ले लड़कियों को, मैंने कहा था ना चुपचाप बैठ। बेटा, तेरी वजह से लगता है अगला नंबर अब अपना ही है। अरे यार, मुझे क्या पता था कि गोवा की ट्रेन में भूतनियां भी चढ़ती हैं। नहीं तो मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता। अब तू गुस्सा मत कर मुझ पर, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। रवि और प्रदीप बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक चुड़ैल उनके पास आती है और बोलती है, तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन अगर तुमने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो तुम गए, समझे? अब चलो चुपचाप बैठो। ऐसा कहकर वो तीनों चुड़ैलें वहाँ से आगे दूसरे डिब्बों की तरफ चली जाती है। रवि और प्रदीप डर के मारे वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। काफी देर हो जाती है, लेकिन चुड़ैलें वापस नहीं आती। ये देख प्रदीप रवि से कहता है, रवि, लगता है चुड़ैलें यहाँ से चली गई हैं। हमें अपनी सीट से बाहर निकलकर देखना चाहिए। भाई, मेरी हिम्मत तो है नहीं, मैं नहीं उठ सकता अपनी सीट से। तुझे देखना है तो तू देख चुड़ैल क्या कर रही है। रवि के मना करने पर प्रदीप अकेले ही ट्रेन में घूमने लगता है। वो जहाँ भी जाता मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। प्रदीप ये सब देखकर बोलता है, इन दुष्ट चुड़ैलों ने लगता है पूरी ट्रेन को ही मार डाला है। अब ये हमें भी नहीं छोड़ेंगी, मुझे रवि को बताना होगा। ऐसा कहकर प्रदीप वापस रवि की ओर चलने लगता है, लेकिन तभी उसके आगे वो तीनों चुड़ैलें आकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं तो तुझे बहुत समझदार समझ रही थी लड़के, लेकिन तू तो बेवकूफ निकला। मेरे मना करने के बावजूद तू अपनी सीट से बाहर आ गया। अब तो तुझे भी मरना पड़ेगा। लेकिन ना जाने प्रदीप में कहां से हिम्मत आ जाती है और वो चुड़ैलों से बोलता है, चुड़ैलों, मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तो बस मेरे दोस्त रवि की चिंता है, नहीं तो अब तक मैं तुम तीनों को सबक सिखा चुका होता। प्रदीप की बात सुनकर बाकी दोनों चुड़ैलों को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अरे बहनों, इस बेवकूफ पर हम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? इसे तो मार डालना चाहिए। बहुत बोलता है ये, ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन में खड़ा है और हम बेवकूफ। पहली चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोलती है, बात तो सही है तुम्हारी बहन, मार तो मैं कब का देती इसे, लेकिन मैं इससे प्यार करने लगी थी, लेकिन इसने तुम दोनों की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारी मर्जी, इसे मारना है तो मार दो,
दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर बाकी दोनों चुड़ैलें प्रदीप की तरफ बढ़ती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। ये देख दूसरी चुड़ैल बोलती है, अरे बहनों, मैंने कहा ना मैं इससे प्यार करती हूँ, इसे ऐसे मेरे सामने मत मारो, मुझे दुख होगा। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा ठीक है बहन, तुम्हारे प्रियतम को यहाँ नहीं मारेंगे, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हैं, इसे नीचे फेंक देती है, अपने आप ही मारा जाएगा। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें प्रदीप को ट्रेन से नीचे फेंक देती हैं। प्रदीप भी डर के मारे बेहोश हो जाता है, लेकिन शायद प्रदीप की किस्मत अच्छी थी, वो ट्रेन से नीचे सीधा नदी में गिरता है। वहाँ कुछ जलपरियां खेल रही होती हैं। अरे बहन देखो, नदी में कोई इंसान गिरा है, चलो चलकर देखते हैं। पहली जलपरी की बात सुनकर दूसरी जलपरी, जिसका नाम रानी होता है, बोलती है, ना रूपा बहन, मेरी बात मानो तो मत जाओ, ये इंसान बहुत तेज होते हैं, हमें फंसा सकते हैं। उन दोनों की बात सुनकर तीसरी जलपरी, जिसका नाम रूपमती होता है, कहती है, तुम दोनों चुप करो, हमें चलकर देखना चाहिए ये कौन है जो इतनी रात को नदी में गिरा है, हो सकता है इसे हमारी मदद की जरूरत हो। फिर रूपमती के कहने पर तीनों जलपरियां बेहोश प्रदीप को नदी से बाहर नदी के किनारे ले जाती हैं। थोड़ी देर में प्रदीप को होश आता है, वो जलपरियों को देखकर हैरान रह जाता है। उसे ऐसे देख रूपमती बोलती है, तुम हैरान मत हो इंसान, हम जलपरियां हैं, इस नदी में नहाने आई थी, तुम ऊपर पुल से नीचे गिरे थे। रूपमती की बात सुनकर प्रदीप को होश आ जाता है और वो बोलता है, आप तीनों का मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा दोस्त रवि खतरे में है, वो उस खूनी ट्रेन के अंदर फंस गया है। प्रदीप की बात सुनकर रूपा कहती है, खूनी ट्रेन, ये क्या भला है, हमें पूरी बात बताओ। फिर रूपा के कहने पर प्रदीप तीनों जलपरियों को ट्रेन में उनके साथ हुई पूरी घटना बताता है। प्रदीप की बात सुनकर रानी कहती है, ये जरूर वही तीनों चुड़ैलें होंगी जिन्हें हमने अभी अपने परिलोक से भगाया था, ये तीनों इंसानों के बीच आकर भी नहीं सुधरी हैं। रानी की बात सुनकर प्रदीप बोलता है, आप तीनों बहुत ताकतवर लगती है, मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैलें उसे मार डालेगी और ना जाने कितने इंसानों की जान ले लेंगी। तुम चिंता मत करो, अगर अब तक तुम्हारा दोस्त जिंदा है तो उसे कुछ नहीं होगा। ये ट्रेन आगे घूमकर एक दूसरे पुल पर इसी नदी से गुजरती है, हम उस ट्रेन को वहीं पकड़ लेंगे। ऐसा कहकर तीनों चुड़ैलें प्रदीप को लेकर नदी में तैरने लगती हैं और कुछ ही देर में ट्रेन से पहले दूसरे पुल के पास पहुंच जाती हैं। देखा प्रदीप, हम उस ट्रेन से पहले यहाँ पहुंच गए, अब आने दो जरा उस ट्रेन को। तभी वहाँ उन्हें कुछ दूर से ट्रेन दिखाई देती है। तीनों जलपरियों के हाथ से रोशनी निकलती है और ट्रेन पर पड़ती है। ट्रेन वहीं रुक जाती है और फिर वो चारों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। हे भगवान, इन चुड़ैलों ने लगता है पूरी ट्रेन की जान ले ली, कितनी दुष्ट है। सही कह रही हो रूपमती बहन, ये तीनों तो सचमुच बहुत दुष्ट हैं। चलो इन्हें ढूंढकर मजा चखाएं। लेकिन तभी वहाँ वो तीनों चुड़ैलें आ जाती हैं और हंसते हुए कहती हैं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तीनों यहीं आ गई हैं, देखते हैं कौन किसको मजा चखाएगा। चुड़ैल को देखकर रानी बोलती है, लगता है तुम तीनों अपनी औकात भूल गई हो। पिछली बार तुम तीनों को परीलोक में जिंदा छोड़ दिया गया था, लेकिन वो हमारी गलती थी, इस वजह से इतने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। क्या समझ रही हो जलपरियों हमें? अरे फायर हैं हम, समझे क्या? चुड़ैलों की बात सुनकर तीनों जलपरियों को गुस्सा आ जाता है और तीनों जलपरियों के हाथ से रोशनी निकलती है और चुड़ैलों पर पड़ती है। जैसे ही रोशनी चुड़ैलों पर पड़ती है वो तड़पने लगती है। हमें छोड़ दो, जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है, जाने दो हमें। तूने क्या सोचा, पुष्पा तूने ही देखी है क्या? अरे हमने भी देखी है, और इस बार तुम तीनों को मारे बिना नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी ही देर में तीनों चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाती हैं। इतनी देर में प्रदीप भी रवि को ट्रेन में से ढूंढ लेता है। जलपरियों को देख रवि कहता है, यार कितनी सुंदर है ये तीनों, मेरा बस चले तो तीनों से शादी कर लूं। रवि की बात सुनकर वो सब हंसने लगे। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आलतू जलालतू आय बला को टालतू, आलतू जलालतू आय बला को टालतू। बस आज रात किसी तरह हम उस चुड़ैल से बच जाए तो फिर कभी इतनी रात गए अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक कहा भाई, पता नहीं हमारी कौन सी मती मारी गई थी जो इतनी रात में शादी से लौट कर आ गए। इससे अच्छा तो हम लोग वहीं पर ही रुक जाते।
मदन और सुरेश रात के लगभग 1 बजे अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें ये डर था कि कहीं उन्हें गांव में वो चुड़ैल न दिख जाए जो आजकल गांव के लोगों की उंगलियां काट रही थी। वो रात में दिखने वाले लोगों की उंगली काट कर अपने साथ ले जाती थी, जिसका खौफ गांव में बुरी तरह फैल रहा था। मदन और सुरेश भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। तुम्हें क्या लगता है कि बिना आवाज के अपने घर की तरफ जाओगे तो मेरी पकड़ में नहीं आओगे? मेरी पकड़ से तो अच्छे नहीं बच पाए तो तुम क्या चीज हो? अब तुम्हारी उंगली काट कर भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, हमें छोड़ दो। वैसे भी हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे हम तो चुपचाप शादी से वापस आकर अपने घर जा रहे थे। तुम्हें क्या मैं कोई इंसाफ की देवी लगती हूँ जो तुम्हारे कुछ गलत करने पे ही तुम्हें सजा दूंगी? है? और ये सजा नहीं है, मुझे बस तुम्हारी उंगली चाहिए तो चाहिए। दोनों चुड़ैल से बचने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन चुड़ैल उड़ती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपना चाकू निकालकर उन दोनों की एक एक उंगली काट कर ले जाती है। उंगली कटने की वजह से उन दोनों को इतना दर्द होता है कि उनकी चीख पूरे गांव में गूंजने लगती है। उनकी चीख सुनते ही गांव वाले समझ जाते हैं कि गांव में आज फिर से किसी की उंगली कटी है। हे भगवान, कहीं उस चुड़ैल ने सुरेश जी की तो उंगली नहीं काट ली। मैंने उनसे कहा था इतनी रात गए शादी से वापस मत आना, लेकिन लगता है उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सुनीता परेशान होकर ये सोच ही रही थी कि तभी सुरेश घर आता है। उसका हाथ खून से सना हुआ था। अरे, आपके हाथ से तो खून टपक रहा है और आपकी उंगली, इसका मतलब सचमुच उस चुड़ैल ने आपकी उंगली काट ली। हाँ सुनीता, वो चुड़ैल सच में मेरी उंगली काट कर ले गई। ना जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें पता है कल रात को निर्मला भाभी की तबीयत कितनी खराब थी, लेकिन चुड़ैल की डर की वजह से वो उन्हें अस्पताल भी लेकर नहीं जा पाए। ऐसे तो ये चुड़ैल सबका जीना दुश्वार कर देगी। हमें सरपंच जी से इस बारे में बात करनी होगी। अगले दिन सब लोग इकट्ठे होकर सरपंच जी के पास जाते हैं। गांव की सरपंच विभा नाम की एक औरत थी, जिसके पति के देहांत के बाद उसे गांव की सरपंच बना दिया गया था। देखिए, मैं आप सबकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन भला मैं एक चुड़ैल का सामना कैसे कर सकती हूँ? गांव की सड़क खराब होती या आप लोगों को किसी और चीज की मदद की जरूरत होती तो मैं जरूर आपकी मदद करती, लेकिन चुड़ैल के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन सरपंच जी, आप गांव की सरपंच है, अगर आप खुद उसका निवारण नहीं कर सकती तो कोई ना कोई उपाय तो सुझाइए ना। देखो सुनीता, इसका निवारण तो कोई तांत्रिक बाबा या कोई पंडित जी ही कर सकते हैं। मेरी पहचान में एक तांत्रिक बाबा है, मैं उनसे बात करती हूँ। वो गांव में आकर गांव का मुआयना करेंगे। विभा तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। अगले दिन तांत्रिक बाबा गांव में आते हैं। तांत्रिक बाबा से बात करने के लिए गांव के सब लोग गांव के बीच बने चौक में इकट्ठा होते हैं। तांत्रिक बाबा, अब तो हमने आपको चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता दिया, अब आप ही उससे हमारा छुटकारा करवाइए। अभी तक वो गांव के 20 लोगों की उंगलियां काट चुकी है और अगर अभी भी उसे नहीं रोका गया तो ना जाने वो कितने और लोगों की उंगलियां काट डालेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, मैं आ गया हूँ ना, तो उससे तुम्हें छुटकारा जरूर दिलवा दूंगा। आज रात को मैं गाँव में पहरा दूंगा। वो चुड़ैल मेरे सामने जरूर आएगी और उसके सामने आते ही मैं उसे कैद कर लूंगा। तांत्रिक बाबा रात को जाकर पूरे गांव में पहरा देते हैं। वो हर जगह चुड़ैल को ही ढूंढ रहे थे। चुड़ैल भी गांव में किसी इंसान को ढूंढ रही थी। तभी चुड़ैल को तांत्रिक बाबा की गंध आती है। इंसान की गंध सूंघकर वो तांत्रिक बाबा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तेरी उंगली नहीं चाहिए, जा यहाँ से। मैं यहाँ तुझे कैद करने के लिए आया हूँ और तुझे मेरा डर ही नहीं है। गांव वालों की उंगलियां काट काट कर बहुत परेशान कर चुकी है तू, लेकिन अब मैं तुझे उन्हें और परेशान करने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते तांत्रिक, क्योंकि मैं बस अपना बदला ले रही हूँ और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगी और ना ही तुम्हारे हाथ आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जल्दी से तांत्रिक बाबा के सामने से गायब हो जाती है। तांत्रिक बाबा भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये चुड़ैल किस बदले की बात कर रही थी। इसे भला गाँव वालों से क्या बदला लेना है। अगले दिन तांत्रिक बाबा फिर से गांव वालों से मिलते हैं। आपने कल रात चुड़ैल को पकड़ लिया ना बाबा, अब तो वो हमें परेशान नहीं करेगी ना? वो मेरी पकड़ में नहीं आई और अब वो मेरी पकड़ में आएगी भी नहीं, क्योंकि वो अपना बदला पूरा कर रही है। लेकिन आखिर उसके मन में ये बदले की भावना कहाँ से आई है ये मैं नहीं जानता, और जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता तब तक मैं उसका निवारण नहीं कर सकता। तुम लोग सच सच बताओ, कहीं तुमने तो चुड़ैल के साथ कुछ नहीं किया था? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो बाबा, भला हम चुड़ैल के साथ कुछ बुरा कैसे कर सकते हैं? वो आपको भरमाने की कोशिश कर रही है।
आप उसकी बातों में मत आइए। तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं और अपने ध्यान पर बैठते हैं। वो चुड़ैल से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुड़ैल उनके सामने ही नहीं आ रही थी। उसी रात गांव में एक बारात वापस लौट कर आती है। बाकी सब लोग पिछले गांव में रुक गए थे, लेकिन दूल्हा अपने परिवार के साथ आ रहा था। अचानक गाड़ी खराब हो गई और उन लोगों को पैदल चलकर आना पड़ा। दूल्हा दुल्हन सबसे पीछे चल रहे थे, तभी चुड़ैल ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। बेवकूफ लोगों, जब तुम्हें पता है कि रात को यहाँ पर आओगे तो मैं उंगली काट लूंगी, फिर भी यहाँ पर आ गए। उंगली? कौन सी उंगली? हटो और जाने दो हमें। चुड़ैल जैसे ही उनकी उंगली काटने के लिए अपना चाकू निकालती है, वैसे ही तांत्रिक बाबा पीछे से चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति को छिड़क देते हैं। चुड़ैल वहीं पर गिर जाती है। तभी तांत्रिक बाबा जल्दी से उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना देते हैं। सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। आ ही गई तांत्रिक बाबा ये आपकी पकड़ में। अब पूछिए इससे कि किस बात का बदला ले रही है ये हमसे। सच सच बता कि तू इन गांव वालों के साथ ये सब क्यों कर रही है? क्यों इन लोगों की उंगलियां काट रही है? नहीं बताऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा, तो मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी? तांत्रिक बाबा वहां पर एक यज्ञ कुंड बनाकर तैयार करते हैं और मंत्रों को पढ़ते हुए चुड़ैल पर भभूति छिड़कने लगते हैं, जिससे चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छोड़ो मुझे, बंद करो ये सब, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तू अब मेरी पकड़ में है, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सच सच बता, तू ये सब क्यों कर रही है? वरना हमेशा के लिए तुझे कैद करके ले जाऊंगा। कैद होने की बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है और तांत्रिक बाबा के सामने सब कुछ सच सच उगलने लगती है। ठीक है, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि सच जानने के बाद तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब तक मुझसे वादा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस गांव में जो पीपल का पेड़ है, मैं अपने भूत पति के साथ वहां पर रहती थी। एक दिन मेरा भूत पति सांप बनकर मुझे नए नए करतब करके दिखा रहा था। तभी कुछ गांव वालों ने उन्हें देखा और मार डाला। अगर मुझे उन्हें जिंदा करना है तो 100 इंसानी उंगलियों की बलि चढ़ानी होगी। इन गांव वालों की वजह से ही मेरे भूत पति की मौत हुई, तो उन्हें जिंदा करने के लिए इन्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा पति मारा गया, लेकिन इसमें गांव वालों की गलती नहीं। उन्होंने तो बस अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गांव वालों के साथ ऐसा करो। तुम्हारे पति को बचाने का कुछ और भी तो रास्ता हो सकता था। नहीं, भूतों की दुनिया में और चुड़ैलों की दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैं 100 उंगलियों की बलि देकर ही उन्हें जिंदा कर सकती हूँ। इसलिए जब तक मैं 100 लोगों की एक एक उंगली नहीं काट लेती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे माफी मांगी थी ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें इनकी उंगलियां काटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हारे पति को वापस ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि फिर कभी इन लोगों को परेशान नहीं करोगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की शक्ति से यज्ञ करते हैं और चुड़ैल के पति भूत को वापस जिंदा कर देते हैं। चुड़ैल अपने भूत पति के साथ खुशी खुशी वहां से चली जाती है और हमेशा के लिए गांव से उंगली काटने वाली चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाता है। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है जब सहारनपुर नाम के एक गांव में लोग बड़ी ही हंसी खुशी से रह रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन भरी दोपहरी में गांव के सभी बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको शाम हो गई थी। तभी राजू बोला, अरे देखो, शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं, वरना माँ गुस्सा करेगी। तेरी माँ गुस्सा करेगी तो तू जाना, अभी तो हम और खेलेंगे। अरे पर राजू ठीक बोल रहा है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। चलो चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाने वाला, तुम सब जाओ। मोहन किसी की एक नहीं सुनता और अकेले ही कुएं के पास खेलने लगता है। जब सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं तो मोहन को दूर खेतों में 2 रोशनी दिखाई देती हैं, जैसे वो किसी की चमकती हुई आंखें हों। मोहन उस रोशनी को देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे जैसे वो आगे जाता है वो 2 चमकती हुई रोशनी और आगे बढ़ जाती है। ऐसे करते करते मोहन काफी आगे निकल जाता है और फिर जाकर वो उस रोशनी तक पहुंच पाता है।
इतनी तेज रोशनी आखिर है किस चीज की? मोहन के इतना बोलते ही सामने से एक आदमखोर चुड़ैल का हाथ बाहर आता है। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर दूर दूर तक उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मोहन को रात के अंधेरे में उस आदमखोर चुड़ैल का चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो चुड़ैल मोहन को एक खुले मैदान में एक खंडहर के अंदर लेकर जाती है, तो वहां मोहन की नजर उस चुड़ैल के चेहरे पर पड़ती है। मोहन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। बड़ा ही मोटा ताजा है तू तो, हाँ? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सब आएंगे, एक एक करके सब आएंगे, सबको खाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। और कोने में जाकर बैठ जाती है। ये चुड़ैल क्या कर रही है? इस पत्थर को क्यों रगड़ रही है? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? ये क्या करेगी मेरे साथ? इधर मोहन उस आदमखोर चुड़ैल के चंगुल में फंसा होता है और उधर उसके माँ बाप उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे होते हैं। मोहन सुबह से घर से निकला है, देखो ना, इतनी रात हो गई है पर वो घर नहीं लौटा। हाय, मेरा मोहन, मेरा बच्चा जाने कहाँ चला गया, अभी तक घर नहीं लौटा। अरे तो बाकी बच्चों से पूछो ना, जिनके साथ वो गया था। अरे काकी, मैं और ललिता ही तो थे उसके साथ। शाम होने लगी थी और हमने उसे बहुत बोला कि घर वापस चल, पर वो आने को राजी ही नहीं हुआ और हम पर ही गुस्सा करने लगा। अरे तो जहाँ तुम लोग खेल रहे थे वहाँ जाकर देखो ना। सबसे पहले वहीं जाकर देखा है, पर वो वहाँ नहीं था। मैंने खूब आवाज भी दी पर। आवाज सुनकर हरिया और रामकिशन भी वहाँ आ जाते हैं और मोहन के बारे में जैसे ही उनको पता चलता है तो वो उसके बाबूजी के साथ उसी वक्त मोहन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो मोहन को कुएं के आसपास ढूंढने लगते हैं और खेतों तक पहुंच जाते हैं। हे भगवान, वो ठीक तो है ना? कहीं उसे कोई भेड़िया तो नहीं ले गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बातें मत करो मोहन के बापू, मोहन मिल जाएगा। सब लोग मोहन को पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं, पर मोहन का कुछ पता नहीं चलता। राजू और ललिता मोहन के लिए बड़े दुखी होते हैं। अब राजू और ललिता दोनों ही कुएं के पास जाकर खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। ललिता को अब काफी डर लगने लगता है। वो राजू से घर चलने के लिए बोलती है, पर राजू जाने के लिए तैयार नहीं होता। ललिता इतनी डरी हुई होती है कि वो राजू के बिना ही घर चल देती है और राजू इस इंतजार में होता है कि शायद उसे मोहन का कुछ पता चले। थोड़ी देर बाद राजू भी वहां से जाने ही लगता है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। तभी वहां रुक जाता है। ये कैसी अजीब सी? राजू आवाज का पीछा करते हुए खेत की तरफ बढ़ता है कि तभी वही आदमखोर चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है। राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सबको खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी। ललिता अभी कुछ ही दूरी पर होती है, जो राजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती है। जैसे ही ललिता कुएं के पास पहुंचती है तो उसे खेतों में जाती वो चुड़ैल दिखती है, जो राजू को घसीटते हुए ले जा रही होती है और राजू मदद के लिए पुकार रहा होता है। ललिता जल्दी से भागती है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देखा, राजू को भी ले गई वो। हाँ, अंधेरे में शक्ल ठीक से नहीं दिखी। अरे वही चुड़ैल जो कल मोहन को ले गई, आज वो राजू को घसीटते हुए लेकर गई है। ललिता सबको पूरी बात बताती है। सब गांव वाले ये सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं। मोहन के माँ बाप को जैसे ही ये पता चलता है कि उनके बेटे को एक आदमखोर चुड़ैल ले गई है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सब लोग उस आदमखोर चुड़ैल को लेकर बड़े परेशान होते हैं।
और अपने अपने बच्चों को घर में रहने को बोलते हैं। इधर चुड़ैल मोहन और राजू को उसी गुफा में कैद करके कोने में बैठी पत्थर को जमीन से रगड़ रही होती है। मैंने तुझे बोला था ना कि घर चल, पर तू नहीं माना। अब देख क्या हो गया। ये आदमखोर चुड़ैल हमको छोड़ने वाली नहीं है। पता नहीं क्यों इस पत्थर को जमीन से रगड़ती रहती है। आखिर हमें क्यों कैद कर रखा है? मुझसे गलती हो गई। बस मैं एक बार यहाँ से निकल कर घर चला जाऊं, फिर कभी रात को अकेले नहीं घूमूंगा। राजू और मोहन दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो आदमखोर चुड़ैल मुस्कुराती हुई उनको देखती है। यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो? हाँ? नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा, सबको खा जाऊंगी। राजू और मोहन ये सुनकर रोने लगते हैं। चुड़ैल उस पत्थर को रगड़कर खूब पैना कर चुकी होती है। उसके बाद वो पत्थर को लेकर मोहन के पास आती है। चुड़ैल मोहन का हाथ खींचकर पत्थर से उसकी उंगली काट देती है। मोहन जोर से चिल्लाता है, ये तो बहुत तेज है, हाँ? तुम्हारा गोश्त आसानी से कट जाएगा। चुड़ैल मोहन की उंगली पकड़कर उसे चूसने लगती है। वो उसके खून का स्वाद ले रही होती है और मोहन दर्द से चिल्ला रहा होता है, बड़ा स्वाद, बड़ा मीठा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल बड़ी खुश होकर वहां से चली जाती है। इधर मशाल लेकर गांव वाले दोनों बच्चों की तलाश में खेतों को पार कर लेते हैं और उस मैदान तक पहुंच जाते हैं जहां वो खंडहर था। खंडहर के बाहर वो चुड़ैल दरवाजे पर ही लेटी होती है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। सब लोग वापस आ जाते हैं और उस चुड़ैल के बारे में बाकी गांव वालों को बताते हैं। गांव वालों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो उस चुड़ैल को कैसे पकड़े और कैसे राजू और मोहन को उससे बचाएं। वो रोज रात को बच्चों की तलाश में निकलती है, आज भी वो जरूर आएगी। अगर मैं रात को उस कुएं के पास जाऊं तो वो मुझे भी पकड़ने आएगी, बस तभी उसको पकड़ा जा सकता है। अरे बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा सोचना भी मत, समझी? पर माँ, और कोई तरीका नहीं। बड़ी मुश्किलों से ललिता की माँ ललिता को भेजने को राजी होती है। हर पल उसे अपनी बेटी को खोने का डर सता रहा होता है। धीरे धीरे ललिता चुड़ैल को कुएं के एकदम करीब ले आती है। अब ललिता चुड़ैल के एकदम सामने होती है। चुड़ैल हंसते हुए अपना हाथ ललिता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाती ही है कि तभी नीचे पड़ी रस्सी को हरिया और रामकिशन खींच देते हैं और चुड़ैल सीधा कुएं में जा गिरती है। चुड़ैल अंदर गहराई में गिर जाती है और चिल्ला रही होती है। गांव वाले उस कुएं को बंद कर देते हैं और जल्दी से जाकर मोहन और राजू को उस खंडहर से आजाद करवाते हैं। दोनों बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं और मोहन को एक अच्छा सबक मिलता है। उसके बाद कोई भी बच्चा उस कुएं के पास भी नहीं जाता, क्योंकि उसमें से हमेशा उस चुड़ैल की आवाजें आती रहती हैं।